नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए बहुत ही प्रसिद्ध निबंध लोभ और प्रीति पर बातचीत करेंगे। इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध के माध्यम से हमें कहना क्या चाहा है, उनका इस निबंध में मूल संदेश क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उनके विचारों को, उनके निबंधों को समझने से पहले हमें उनके स्तर तक ले जाना होगा, क्योंकि कम शब्दों में अधिक बात वो कहते हैं। अर्थात गागर में सागर भरने वाली बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हमेशा कही जाती है। इसलिए उनकी विद्वता के बारे में यदि हम उनको आलोचना तक ही सीमित कर दें तो गलत हो जाएगा। हिंदी साहित्य का उन्होंने केवल आलोचना या निबंध तक ही अपने आप को उन्होंने नहीं रोका, बल्कि हिंदी साहित्य का बहुत ही व्यवस्थित इतिहास भी उन्होंने लिखा। और वो उनके द्वारा लिखा गया इतिहास आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हर कोई उनके द्वारा लिखे गए इतिहास पर विश्वास करता है। उन्होंने जहाँ पूर्व और पश्चिम के द्वंद्व के बीच अपनी धरती के सहज विवेक को नहीं खोया, वहीं ज्ञान और संवेदना के वातायन को मुक्त भाव से खुला रखा। उसका उनके दृष्टिकोण में, उनका जो दृष्टिकोण था वो वस्तुवादी था, और उनमें चिंतन की गंभीरता और सामाजिक दृष्टिकोण की दृढ़ता भी थी। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में सामने आई, ये इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। भूमिका के रूप में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना अपने आप में उनकी विद्वता का परिचायक है, द्योतक है। इसके अलावा इनके अलावा आलोचना के क्षेत्र में बहुत सारे उन्होंने अलग अलग, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी ग्रंथावली का जब वो संपादन कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने अपनी आलोचना दृष्टि डाली। जायसी ग्रंथावली 1925 में उसका संपादन करते हुए, और उन्होंने उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लिखी है, जो अपने आप में जायसी की पूरी आलोचना प्रस्तुत करती है। इसी तरह से भ्रमरगीत सार जो उन्होंने 1926 में लिखा, उसका जब उन्होंने संपादन किया तो संपादन करते हुए उन्होंने सूरदास का जो काव्य है उसका बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म विवेचन उन्होंने कर डाला। तो इससे स्पष्ट है कि वो बहुत बड़े समालोचक थे और विभिन्न विषयों पर उन्होंने निबंध भी लिखे। चिंतामणि में उनके जो निबंध हैं वो संग्रहित हैं, और उन्होंने 3 भागों में चिंतामणि में निबंध लिखे। और हमारे जो मनोविकार हैं, एक बहुत अच्छे मनोविश्लेषक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो जो हमारे मनोविकार हैं उन मनोविकारों से संबंधित निबंध उन्होंने चिंतामणि के पहले भाग में संग्रहित किए। हमारे मन में आने वाले तरह तरह के आचार, विचार, बुराइयां, भाव, वो किस तरह से उठते हैं और उनका कितना उन्होंने बड़ा बारीकी से और बहुत ही सटीक और सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया, वो सब चिंतामणि के पहले भाग में संग्रहित है।
उन्होंने 11 वर्ष का समय नामक एक कहानी भी लिखी, जो हिंदी की आरंभिक कहानियों में से एक है। अब यहाँ पर हमारा विषय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया निबंध है लोभ और प्रीति, उस पर ही हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे। तो 1912 से 1918 के दौरान उन्होंने मनोविकारों से संबंधित निबंध लिखे, और उस समय तत्कालीन समय में एक पत्रिका थी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, उसमें वो निबंध प्रकाशित होते थे। मनोभावों संबंधी निबंधों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बताना चाहते हैं कि साहित्य और मनुष्य के भीतर बहते हुए भाव का स्रोत एक है। भाव मनुष्य के हृदय से निकलते हैं, उपजते हैं, यानी हमारे अंत से अंदर से भाव आते हैं। वे मनोभावों को हमेशा लोक व्यवहार और नैतिकता की कसौटी पर परखते हैं। मनोभाव आना, मनोभाव बनना ये स्वाभाविक है, लेकिन वो सही है या गलत है उसकी कसौटी है हमेशा लोक व्यवहार और नैतिकता। लोक व्यवहार और नैतिकता की दृष्टि से यदि ये मनोभाव ठीक हैं, सही हैं, उपयोगी हैं, तो उनको मान्यता दी जा सकती। मनोभावों का आधार मनुष्य का भौतिक जीवन है। लोभ और प्रीति निबंध में जीवन के विभिन्न पक्षों के बीच से यात्रा करते हुए इसी भाव को स्थापित किया है। साहित्य को समझने के लिए भाव का सूक्ष्म विश्लेषण जरूरी है। एक उत्कृष्ट कोटि की साहित्यिक दृष्टि विकसित करने के लिए भाव की तरह से भाव की जो तय है, उसका जो निचला सिरा है, उस तक हमें जाना होगा। यानी हमारे हृदय में या हमारे अंदर उपजे हुए भाव को हमें उसका विश्लेषण हमें उसका करना होगा। इसलिए भावों के सामाजिक आधार और उसके सामाजिक परिणाम को दिखाना जरूरी होता है। लोभ कहाँ तक सामाजिक विकास में मदद करते हैं और उसके दुष्परिणाम से स्वार्थ केंद्रित मनुष्य किस प्रकार से आत्मज्ञान से शून्य हो जाता है, ये इस निबंध में लिखा है। दूसरी ओर जब प्रीति, प्रेम व्यक्ति के उत्कर्ष में किस प्रकार ऊर्जा का संचार करता है, और ये भी इसमें वर्णित है। लोभ का संबंध सामान्य से होता है और प्रेम का संबंध विशेष से। लोभ वस्तुपरक होता है और प्रेम व्यक्तिपरक होता है। भाव के प्रवृत्तिगत सत्य को पहचान कर ही साहित्य की व्यंजना को हम समझ सकते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध की शैली यह है कि वे पहले उसे परिभाषा में बांधते हैं। हर निबंध को, हर भाव को, हर विचार को उन्होंने परिभाषित किया है। ये उनकी विद्वत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और परिभाषा तक ही नहीं बांधते, फिर उसकी वो व्याख्या करते हैं। दो मिलते जुलते भाव का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। लोभ की परिभाषा देते हुए प्रीति से उसका अंतर स्पष्ट करते हैं। भाव के आवेग को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। लोभ किस सीमा तक होना चाहिए? शुक्ल जी मानते हैं कि लोभ हमारी बुनियादी जरूरत है। यदि लोभ नहीं हुआ तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन उसको सीमा में बांधा है। कहाँ तक वो हमें आवश्यक है उतना ही, उससे ज़्यादा जाते ही फिर गलत हो जाता है। किस सीमा के साथ लोलुपता में बदल जाता है। एक सीमा पार हुई जहाँ तक आपको ज़रूरी था, उसके बाद भी लोभ खत्म नहीं होता, और उस लोभ के खत्म नहीं होने से वो जो लोलुपता है उसकी फिर कोई सीमा नहीं है, वो फिर बना रहता है, और उसके बाद व्यक्ति अनैतिक हो जाता है, गलत हो जाता है। वो इस निबंध में उदाहरण देते हैं, विभिन्न दृष्टांत देते हुए अपनी बात को सिद्ध करते हैं। लोभ के विभिन्न प्रकारों की वो चर्चा करते हैं। सामाजिक लक्ष्य के संदर्भ में उसका परीक्षण करते हैं, किस और उसकी कहाँ तक सीमा है वो निर्धारित करते हैं। लोभ के लोक मंगल स्वरूप का सवाल उठाते हैं
कि ये हमारे इस संसार के लिए, इस लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, क्या ये लोक मंगल स्वरूप है उस लोभ का। फिर लोभ और असंतोष के संबंध को खोलते हैं। उसके बाद वो और आगे बढ़ते हैं विचारों के द्वारा, और लोभ और उससे उपजे असंतोष, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसका वो वर्णन करते हैं। और आज वर्तमान समय में ये बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि लोभ की पूर्ति जब नहीं होती है तो व्यक्ति को असंतोष हो जाता है। वर्तमान समय में असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण ये है। आधुनिक समाज में ये असंतोष रोग की तरह व्याप्त हो गया है। असंतोष मानसिक उद्विग्नता को जन्म देता है। मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहने लग जाता है जब उसके हृदय में लोभ तो पैदा हो गया लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। लोभ के लोक मंगल स्वरूप का सवाल उठाते हैं, और ये जो उद्विग्नता है, ये जो असंतोष है, उस पर वो प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं कि क्या ये सही है। इसके बाद प्रीति यानी प्रेम। प्रेम में व्यक्ति संवेदनात्मक निकटता का एहसास करता है। संवेदनाएं उसकी निकटता का भाव लेकर जाती है। प्रेम के एकांतिक और लोक जीवन के प्रभाव के बीच उसको निखारते हैं। प्रेम के संदर्भ में कर्म सौंदर्य की प्रधानता पर वो बल देते हैं और कहते हैं कि रूप आकर्षण और साचर्यजन्य प्रेम, इन दोनों में अंतर होता है। प्रेम भाव का उज्ज्वल रूप हमारे सामने उपस्थित होता है, और वो जो उज्ज्वल रूप है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल मान्यता देते हैं। अर्थात उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता जो केवल रूप और आकर्षण के द्वारा मन में पैदा होता है, या मन अंदर प्रेम के प्रति हम उसे परिभाषित करते हैं कि वो प्रेम है, उसे हम प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम का जो उदात्त रूप है, प्रेम का जो उज्ज्वल रूप है, वो ही महत्वपूर्ण है। संक्षेप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति यानी लोभ और प्रेम की मूल भाव जो है वो यही है। इस निबंध की भाषा की यदि बात करें तो निबंधकार की जो भाषा है वो बहुत ही प्रौढ़ है और बहुत ही एक तरह से यूँ कहें परिमार्जित है, और तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया। यद्यपि तद्भव शब्द भी जहाँ उनको आवश्यकता महसूस हुई वहाँ पर उन्होंने प्रयुक्त किए हैं, कोई परहेज उन्होंने नहीं रखा है। निबंधों की भाषा की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ये है कि समर्थ और भाव व्यंजक शब्दों का नया निर्माण करना। भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक और लचीला है। लोभ और प्रीति के संबंध में सूत्रात्मक वाक्य वो रचते हैं और फिर उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद वे नए सूत्र को रचते हैं। मनोविकार संबंधी निबंध उनकी अंतरयात्रा के कुछ पड़ाव हैं। साहित्य पर विचार करते हैं और वे कहते हैं कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।